Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7, British policies and their impact. Students, in this video we'll talk about different British policies and their impact on Indians as individuals and on Indian economy as a whole. बेटा जब ब्रिटिशर्स ने ग्रेजुअली इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया विद देयर डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज़, उन डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज़ का इंडियंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, इंडिया की इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, वही सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेटा जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल करने लगे या जब ब्रिटिश डोमिनेशन इंडिया के ऊपर एस्टेब्लिश हो गया तो ये अपने साथ बहुत सारे चेंजेस लेके आए। किस किस में? एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आए। हमारे जो इंडियन किंग्स होते थे उनका इंडियन टेरिटरीज़ को मैनेज करने का एक अलग तरीका होता था, पर जब ब्रिटिश डोमिनेशन इंडिया में स्टार्ट हो गया तो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, कल्चरल चेंजेस आए। हमारे इंडिया का जो कल्चर था वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत डिफरेंट था। धीरे 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 करके हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। सोशल चेंजेस आए। हमारी सोसाइटी लोअर कास्ट मिडिल अपर कास्ट में डिवाइडेड थी, लोअर कास्ट अपर कास्ट में डिवाइडेड थी। अनटचेबिलिटी थी, वो कैसे ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स के आने के बाद कुछ हद तक ख़त्म होने लगी, वो हम पढ़ेंगे। ये एक पॉजिटिव चेंज था, ठीक है। देन एजुकेशन। बेटा पहले हमारे इंडिया में मदरसे हुआ करते थे, पाठशाला हुआ करती थी। मदरसे में मौलवी हुआ करते थे, पाठशाला में पंडित हुआ करते थे जो बच्चों को पढ़ा देते थे, गुरु हुआ करते थे, ठीक हुई बात। अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल सिलेबस वॉज देयर। फ्लेक्सिबल सिलेबस होता था, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता था, ठीक है। जैसी बच्चों की नीड होती थी उसके हिसाब से टीचर्स उनको कैटर कर देते थे, उनको पढ़ा देते थे। पर जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो एक स्ट्रिक्ट एजुकेशनल पॉलिसी लेके आए, स्कूल टाइमिंग डिसाइड कर दी, टाइम टेबल फिक्स कर दिया, ठीक है। तो एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए, वो भी हम देखेंगे। और इकोनॉमिक सेट ऑफ इंडिया, जो हमारे रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़ एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थे ब्रिटिशर्स के आने के पहले, उनकी सेल्फ सफिशिएंसी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह कोलैप्स कर दिया। किसने? बेटा ब्रिटिशर्स ने। कैसे? वो हम पढ़ेंगे। बेटा अब हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी को बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे उसके पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? तो देखो, जो इंडियन इकोनॉमी थी कब ब्रिटिशर्स के आने के पहले, वो रूरल इकोनॉमी थी। मतलब जो 95% पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में ही रहती थी और उनकी सोल डिपेंडेंस होती थी एग्रीकल्चर पे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, सब लोगों के घर में जो भी किसान हुआ करते थे, काउस होती थी, बफेलोज होते थे, ऑक्स होते थे, और उनका जो लाइवलीहुड था बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। और उनके घर की जो नीड होती थी मिल्क की, कर्ड की, पनीर की, वो सारी की सारी पूरा करता था कौन? एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जो वो जानवर घरों में रखे होते थे, जैसे कैटल्स, काऊ, गोट, बफेलोज, ऑक्स। और जो रिमेनिंग 5% लोग थे, जो रिमेनिंग 5% सिटीजन्स थे, वो टाउन्स में और सिटीज़ में रहते थे। अब टाउन्स में वो क्या करते थे बच्चा? तो टाउन्स में उनका काम था ट्रेड, व्यापार करना, कॉमर्स, वाणिज्य एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली तो हम बोलें कि जो इकॉनमी थी इंडियन इकोनॉमी वो रूरल इकॉनमी थी। क्यों? क्योंकि 95% पीपल रिसाइड्स that time in villages only 5% people resides in cities and towns, and their work mostly is of trading and commerce and industry। वो व्यापार करते थे, ट्रेड मतलब व्यापार, कॉमर्स मतलब वाणिज्य, और इंडस्ट्री छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगने लगी थी। फैक्ट्रीज ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, है ना। फैक्ट्रीज मीन्स जहाँ पर एक साथ लोग बैठ के काम कर रहे हैं, मशीन्स नहीं, हाथों से ही काम हो रहा था। अभी तक इंडिया में मशीन्स नहीं आई थी। कब तक? जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, ठीक है। और बेटा ये जो गांव और शहर होते थे ये पास पास में ही होते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत दूर इधर पे विलेज है फिर बहुत दूर एक सिटी बन गई है, पास पास ही होते थे। देयर आफ्टर क्लोजली कनेक्टेड टू दीज लार्जर टाउन से कनेक्टेड होते थे विलेज। और विलेज एक स्मॉल यूनिट होने के बाद भी सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थी, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थी। अब देखो कैसे थी, जैसे आपको खाना खाना होता है तो एग्रीकल्चर ये लोग कर ही रहे थे, फूड प्रोड्यूस कर रहे थे, साथ ही साथ अपने कैटल्स के लिए क्या भी कैटल प्रोड्यूस कर रहे थे? चारा, फॉडर। क्या?
फॉडर, फॉडर का मतलब होता है चारा, घास। चलो, तो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, हमारे एनिमल्स की फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फिर बेटा हमें चाहिए होते थे बर्तन, बर्तन मीन्स यूटेंसिल्स। तो एक पॉटर होता था हर विलेज में, ठीक है, जो पॉटरी का काम करता था। 1 2 3 पॉटर होते थे जो पॉटरी की नीड को पूरा कर देते थे, बर्तन बना के दे देते थे। फिर हमें रिक्वायरमेंट आती है गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ की। तो हर विलेज में एक गोल्ड स्मिथ होता था, एक आयरन स्मिथ होता था, है ना। तो गोल्ड स्मिथ हमारे पास था, आयरन स्मिथ हमारे विलेज में था, पॉटर हमारे विलेज में था। हर विलेज में एक वॉशर मैन हुआ करता था जिसे हम धोबी बोलते हैं, और हर विलेज में एक बार्बर होता था, ठीक है। तो कटिंग के लिए बार्बर है, कपड़े धोने के लिए वॉशर मैन है, गोल्ड स्मिथ है, आयरन स्मिथ है, पॉटर है, गार्लैंड मेकर है। तो एक तरीके से विलेज कंप्लीट यूनिट हुआ करते थे, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करते थे, ठीक है। मतलब इन्हें, इनकी डिपेंडेंस किसी और सिटी पे, किसी और टाउन्स पे नहीं हुआ करती थी। जितनी इनकी नीड्स थी उतना इनके गांव में इन्हें मिल जाता था। अब पहले ही मैंने इस पैराग्राफ में डिस्कस कर दिया, यहाँ पर भी वही बात बोल रहे हैं कि सस्टेनेंस वाज गारंटेड। हर गांव में, हर विलेज में अगर आप रह रहे हैं तो आपकी सस्टेनेंस गारंटेड है, आप वहाँ पर रह पाएंगे, आप किसी चीज़ को लेके सफ़र नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विलेजेस में भी होती थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का मतलब बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं है, ठीक है, हाथों से काम होता था, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनते थे, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी। विलेजेस मेनली थ्राइव्ड ऑन दीज इंडस्ट्रीज, और विलेजेस इन इंडस्ट्रीज के ऊपर थ्राइव कर रहे थे, फल रहे थे, फूल रहे थे। इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो सर्व करते थे फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी। एक विलेज कम्युनिटी की जो नीड्स होगी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरा करती थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में अब कौन कौन आता है वो देखो, पॉटर्स जो हमारे लिए यूटेंसिल्स बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, मटके बनाएंगे, वीवर्स, यस, जो कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट कर देगी। इनके पास स्पिनर भी होते थे जो स्पिनिंग का काम करेंगे, ठीक है, मतलब कॉटन से धागे बना देंगे, उन धागों का यूज़ करके वीवर आपको क्लॉथ बना के दे देगा। तो भैया हमारे कपड़े की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, बर्तन मिल गए, कपड़े मिल गए। आर्टिशंस होते थे जो कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे, मूर्तियाँ बना देते थे, पेंटिंग बना देते थे, क्राफ्ट पीपल थे, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर था एक सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड था। मतलब 95% पीपल अगर विलेज में रह रहे हैं तो 5% हमने बोल दिया वॉशरमैन है, बार्बर है, पॉटर है, वीवर है, आर्टिशन है। जो 90% पीपल होते थे देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर, ठीक है, वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, और मेन जो सिग्निफिकेंट लाइवलीहुड का जरिया था, मीन्स था, एग्रीकल्चर ही था। और उनकी एग्रीकल्चर इनकम को सपोर्ट करती थी, उनकी फैमिली इनकम को सपोर्ट करता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। मेट द डिमांड्स एंड द नीड्स ऑफ द विलेज पीपल, एक गांव में रहने वाले लोगों की जो फूड्स की नीड है, कोई भी उन्हें प्रोडक्ट्स चाहिए, भले वो बर्तन हो, भले ही वो गोल्ड ज्वेलरी हो, भले ही वो आयरन का कोई सिकल हो, प्लो हो, इसके लिए वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी जो विलेजेस की नीड को पूरा करती थी। इससे जो विलेजेस थे वो क्या बने बेटा, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट। मतलब आज हमारे गांव में जो लोग रह रहे हैं बेटा, आज जो विलेजेस हैं वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स नहीं हैं। उन्हें क्लॉथ्स खरीदने होते हैं तो वो सिटीज़ में आते हैं, टाउन्स में आते हैं। उन्हें अगर ज्वेलरी खरीदनी होती है अगेन टाउन्स में आते हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स के लिए भी उनकी डिपेंडेंस टाउन्स पर ही है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले विलेजेस एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट हुआ करते थे, उन्हें किसी भी एक्सटर्नल मीन्स पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं थी फॉर द पर्पज़ ऑफ survival. Students, you all know that Indian government is imposing taxes on the people. In the same way, at that time, kings were imposing taxes on the people so that they have a huge amount of money for the welfare of the people. जो राजा होता था वो भी तो अपने राजकीय कोष को भरता था, किससे? लोगों के ऊपर टैक्स लगा के। मतलब उस टाइम में भी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था, है ना। सरकार पैसा कहाँ से कमाती है बेटा? उस टाइम तो गवर्नमेंट के पास कोई रेलवेज नहीं हुआ करता था,
कोई BSNL नहीं था, कोई BHEL नहीं था, तो सरकार कहाँ से पैसा लाती थी? तो सरकार पैसा लाती थी टैक्स कलेक्ट करके। किससे टैक्स कलेक्ट करती थी? वो पीजेंट से। तो उस टाइम में भी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था, ठीक है। और रेवेन्यू कलेक्ट करती थी कौन? गवर्नमेंट। तो अब आप बोलोगे मैडम गवर्नमेंट तो आज होती, उस टाइम तो नहीं थी। तो बेटा उस टाइम किंग तो हुआ करता था ना। तो जो मोनार्की है वो भी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ही है ना। आज हम बोले कि गवर्नेंस की फॉर्म बताओ, तो एक होगा डेमोक्रेसी, एक होगा मोनार्की, एक होगा डिक्टेटरशिप, है ना। तो उस टाइम में इन तीनों में से कुछ तो एग्जिस्ट करता ही होगा। चलो डेमोक्रेसी नहीं थी तो मोनार्की होगी, डिक्टेटरशिप होगी। तो ऐसे ही जो किंग होता था, किंग को ही उस टाइम में हम गवर्नमेंट बोल देते हैं, वो या तो काइंड में टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करता था या कैश में करता था। अब काइंड में क्या होता है बेटा? जैसे मैं बोलूँ कि मेरे खेत में 50 क्विंटल्स वीट प्रोड्यूस हुआ है, तो उस टाइम में राजा बोलते थे कि ठीक है इसका 1/10 हमें दे दे। जो भी आपका प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/10 इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हमें पे कर दे। तो समझो 5 क्विंटल्स मुझे किसको देना पड़ेगा बेटा? किंग को देना पड़ेगा एज टैक्स। और ये किस में काउंट होगा? उनके रेवेन्यू कलेक्शन में। फिर राजा इसी से जो गरीब लोग होंगे, जो बेसहारा लोग होंगे, उनकी हेल्प करेगा। चल, तो कई बार जो टैक्स है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो काइंड में भी हुआ करता था और कई बार कैश में हुआ करता था। अ पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया, वॉज यूज एज पेमेंट इन स्टीड ऑफ कैश। हम कैश ना देखें, हमारी जो प्रोड्यूस थी उसका ही कुछ पार्ट दे दिया करते थे, समटाइम्स इन कैश और कई बार कैश में भी देते थे। अब बेटा अगर राजा या जो रूलर होगा सीधे टैक्स कलेक्ट करेगा तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज डन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द किंग। राजा अपने 2 4 5 ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर देगा, वो विलेज विलेज में जाएंगे और रेवेन्यू कलेक्ट करके ले आएंगे रूलर के लिए। तो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। राजा सीधे अपने ऑफिशियल्स के थ्रू टैक्स कलेक्ट कर रहा है। पर जो प्राइम कलेक्शन होता था रेवेन्यू का, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में ही होता था और वो होता था जमींदार के थ्रू। किसके थ्रू? जमींदार के थ्रू, ठीक है। एक एक सिस्टम हमने देखा, फर्स्ट सिस्टम जिसमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जिसको हम कह रहे हैं, राजा होगा, राजा के बहुत सारे ऑफिशियल्स होंगे, वो राजा के लिए टैक्स कलेक्ट करके आएंगे। पर जो इनडायरेक्ट फॉर्म है उसमें जमींदार हुआ करते थे। जमींदार को आप मिडिल मैन भी कह सकते हैं। ये मिडिल मैन किस किस के बीच में काम कर रहे हैं? रूलर्स और कॉमन मैन के बीच में काम कर रहे हैं। जनरली डिड नॉट ओन लैंड्स। अब बेटा ये जो जमींदार होते थे, जमीनें इनकी अपनी नहीं होती थी, जमीनें तो राजा की होती थी। इनको सिर्फ ड्यूटी दे दी जाती थी, इनको सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी। जमींदार की अपनी ज़मीनें नहीं होती थी बेटा। ये ज़मीनें उन्हें कौन देता था? राजा। राजा कहता था अच्छा चलो इस एरिया से टैक्स कलेक्ट आप करो और मुझे पे कर दो। ठीक हुई बात? तो फिर से सुनो ध्यान से। जो जमींदार होते थे या जो मिडिल मैन होते थे वो रूलर्स और कॉमन मैन के बीच में होते थे। जनरली ज़मीनें उनकी नहीं होती थी। टैक्सेस दैट वर कलेक्टेड बाय देम, ये जो भी टैक्स उस जमीन के ऊपर से कलेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द रूलर, ये राजा के बिहाफ पे कलेक्ट करें। इनकी अपनी जमीनों पे टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे बेटा, जरा ध्यान से सुनो। ये राजा के बिहाफ पे, राजा की जगह टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उन जमीनों के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं कि जिनके ऊपर कहीं ना कहीं ही अथॉरिटी किसकी है? किंग की है। और ये जो भी अमाउंट कलेक्ट करेंगे ये सीधा रॉयल ट्रेजरी में जाएगा। अ पार्ट ऑफ द टैक्सेस वो रिजर्व्ड एज देयर कमीशन। अब ये जमींदार को क्या मिलेगा? तो जमींदार को मिलेगा कमीशन। डू रिमेंबर, अगर इन्होंने पूरा के पूरा अमाउंट जो टैक्स कलेक्शन का था, रेवेन्यू कलेक्शन का था, अगर पूरा के पूरा राजा को दे दिया तो वाई दे वर वर्किंग, क्यों काम कर रहे हैं? इनके पास कुछ नहीं आएगा। तो बेटा ऐसा नहीं होता था। अगर ये 100 रुपये कलेक्ट करते थे तो जो 10 रुपये होता था वो इनका कमीशन होता था। ये भी किंग प्री डिसाइड करके रखता था कि भैया अगर आप इतना रेवेन्यू कलेक्ट करोगे तो इतना आपको उसके ऊपर हम कमीशन देंगे। ठीक कोई बात? द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम। अब हम ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। अभी हमने हमारा वाला सिस्टम देखा, कैसे राजा होते थे, वो ज़मींदार रखते थे या कई बार राजा के ऑफिशियल्स को डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। पर हम रेवेन्यू सिस्टम को पढ़ेंगे जो किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया। कब से कब तक? 1765 से 1793। 1765 से लेकर के 1793 तक के रेवेन्यू सिस्टम को अब हम पढ़ेंगे। विद द एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एडवेंट हो गया तो सिर्फ और सिर्फ ये टैक्स कलेक्ट करते थे किस में बेटा? कैश में।
ठीक है बात, विद द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बेटा ये जो वर्ड है एडवेंट, इसका मीनिंग होता है आगमन, ठीक है, आने पर। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो जो कैश था वो प्राइम मोड बन गया रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है बात। मतलब पहले काइंड में भी ये लोग क्या ले लेते थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे। जैसे मैं बोलूँ, मैंने अगर राइस ग्रो किया है तो आप राइस ले लीजिए, वीट ग्रो किया है तो वीट ले लीजिए। पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नहीं, हमें तो कैश चाहिए, कैश मीन्स कैश। Cash payment became the only form of payment and revenue was fixed at higher rate. Revenue थोड़े से हाई सेट कर दिए। पहले जैसे किंग थोड़ा कम हमसे चार्ज करते थे, कम हमारे ऊपर टैक्स लगाते थे, अब ब्रिटिशर्स हायर रेट में हमारे ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हमें तो सिर्फ भैया कैश पेमेंट दो, हमें काइंड पेमेंट से मतलब नहीं है। फर्दर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। तो डू रिमेंबर किस किस के बीच में हुई, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई मुगल एम्परर शाह आलम टू और कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम टू के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस ट्रीटी के थ्रू जो शाह आलम टू थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन राइट से दिए। कहाँ कहाँ के, उड़ीसा, जिसे आज हम उड़ीसा कहते हैं, बंगाल एंड बिहार। तो बेटा ये तो थोड़ा सा गलत काम कर दिया शाह आलम टू ने। शाह आलम टू ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दे दिया विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्या अलाउ कर दिया उन्हें कि भाई जाओ अब तुम खुद ही टैक्स कलेक्ट कर लो और हमें दे देना, कुछ तुम रख लेना। तो ये बात हुई थोड़ी सी गलत, ठीक है बात। किस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। किस किसने साइन की, शाह आलम टू जो मुगल एम्परर थे, और किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कितनी प्लेसेस का रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, उड़ीसा, बंगाल एंड बिहार। पर ये जो सिस्टम था बच्चा, ये पीजेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। देखो आपने रेवेन्यू ऑलरेडी हाई सेट कर दिए हैं, पहले जो टैक्स हम पे कर रहे थे उससे ज़्यादा अब हमें टैक्स पे करना है ना। तो ये जो सिस्टम था ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव था, किसके लिए, पीजेंट्स। पीजेंट्स बोले तो किसान, ठीक है। अब बेटा पहले जो फार्मर्स होते थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एडवेंट नहीं हुआ था तो फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स को ग्रो करते थे, राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, सो दैट they can fulfill the needs of their family as well as they can cater the needs of their village. बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो इन्होंने हमसे डिमांड की कि भाई आप कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे हम कॉटन ग्रो करें, इंडिगो ग्रो करें, जूट ग्रो करें। तो इस पर्टिकुलर टाइम में कैश क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो किया जाने लगा। कॉटन, इंडिगो, जूट ये कैश क्रॉप थी, इन्हें वाइडली ग्रो किया जाने लगा ड्यू टू द फिक्स मोड ऑफ रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है। मतलब फूड क्रॉप आप ग्रो करोगे तो आप भी खाना प्रॉपर खा पाओगे, अपने विलेज के दूसरे लोगों को भी आप भूखा नहीं रहने दोगे, उन्हें भी आप फूड आइटम सेल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप कुछ को एक्सचेंज कर लोगे। पर यहाँ तो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नीड थी कॉटन, इंडिगो, जूट, तो यही वो फार्मर से ग्रो करवा रहे थे और इनके ऊपर था फिक्स मोड ऑफ रेवेन्यू पेमेंट्स। अब जैसे डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन का मतलब होता है बच्चा कमी आना। किस चीज़ की कमी आ गई, फूड क्रॉप्स की, क्योंकि अब तो हमारा फार्मर्स क्या ग्रो कर रहा है, कॉटन, इंडिगो, जूट। इंडिगो बोले तो नील, वो है ना आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, जो हम वाइट क्लॉथ्स के ऊपर जो नील करते हैं ना, इंडिगो करते हैं, मम्मी से पूछना हूँ बता देंगे आपको। कॉटन बोले तो कॉटन जिससे क्लॉथ बनेगा, जूट बोलेगा तो जिससे गनी बैग्स वगैरह बनेंगे, है ना। तो कॉटन, इंडिगो, जूट ग्रो हो रहे हैं। फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट और राइस, इनको ग्रो ही नहीं किया जा रहा है। तो फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे इस बात से, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी इस बात से कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं जो हमसे ज़बरदस्ती कॉटन, इंडिगो, जूट ग्रो करा रहे हैं, हम वीट और राइस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रॉब्लम में, हम हमारे फैमिली की जो बेसिक नीड है फूड की उसी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एज वेल एज हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है वो भी सफ़र कर रही है। तो अब कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, जैसे फेमाइन्स, अकाल पड़ना, स्टारवेशन, भुखमरी,
शॉर्टेज ऑफ फूड, ऑब्वियस सी बात है, जब फार्मर्स फूड ग्रो ही नहीं करेगा तो फूड की शॉर्टेज होगी। प्रोलॉन्ग्ड हंगर बिकेम रैम्पेंट, और एक लंबे टाइम तक भूख रही, लोग भूखे रहे। रैम्पेंट ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बच्चा वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। किसी चीज़ का इतना ज़्यादा फैल जाना कि उसे कंट्रोल कर ही ना पाए। वाइड स्प्रेड विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो ये जो हंगर थी, ये जो भूख थी, ये इतने बड़े एरिया में फैल चुकी थी कि अब लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है बात। तो जो फूड शॉर्टेज थी उसकी वजह से फेमाइन्स आई, अकाल पड़ा, स्टारवेशन हुए, भुखमरी हुई, फूड खाने की कमी आ गई। क्यों आ गए बेटा लोग? क्योंकि फूड क्रॉप, हमारे पीजेंट्स फूड क्रॉप ग्रो ही नहीं करें। प्रोलॉन्ग्ड हंगर बिकेम रैम्पेंट, हंगर इतनी ज़्यादा फैल गई कि अब हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। फिर जो इरिगेशन की मेथड्स, मतलब सिंचाई के जो साधन थे, एब्सेंस ऑफ इरिगेशन मेथड मतलब सिंचाई के जो साधन थे उनका भी कमी थी, एब्सेंस थी। एट दिस टाइम मीन दैट फार्मर डिपेंडेंट ऑन मानसून ओनली, तो जो हमारा किसान था वो सिर्फ मानसून पे डिपेंड करता था, क्योंकि इरिगेशन मेथड्स उस टाइम तक इतने ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं थे। ठीक है। फॉर एनी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है तो आपकी सोल डिपेंडेंस किस पे होती थी? मानसून पे। और बेटा मानसून का रिकॉर्ड है कि जितनी ज़रूरत है कभी वो उससे ज़्यादा आएगा, कभी वो उससे कम आएगा। अगर किसी साल बारिश नहीं होती तो फर्दर एक्सप्लॉयटेशन होता पीजेंट्स का। उन्हें टैक्सेस पे करने के लिए, अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए मनी लैंडर्स से बोरो करना पड़ता। और जब मनी लैंडर्स से बोरो करते तो मनी लैंडर्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते वो इतने ज़्यादा हाई होते कि वो डेट ट्रैप में फंस जाते, कर्जे की साइकिल में फंस जाते। ठीक है। और एक टाइम के बाद उन्हें अपनी ज़मीनें बेचकर उस कर्ज को पूरा चुकाना होता, तो प्रॉब्लम तो थी। अगर किसी साल बारिश ना हो तो उनका और एक्सप्लॉयटेशन होता था, उन्हें मनी लेंडर से पैसा उधार लेना पड़ता था, वो भी बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है। और कई बार जो मनी लेंडर होता था वो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था, और जो ज़मीनें होती थी किसानों की, उसे वो सीज करने की कोशिश करता। यार अच्छा है, ये अपने 200-400 रुपये ना दें और इसके बदले मैं इनकी ज़मीनें अपने पास रख लूँ, ज़मीनें हड़प लूँ। कब ज़मीनें हड़प लूँ? व्हेन दे वर अनेबल टू पे द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या जो अमाउंट उनके ऊपर हो गया, अगर ये पे नहीं कर पाएंगे तो मैं इनकी ज़मीनें अपने नाम कर लूँगा। तो मनी लैंडर भी बहुत चतुर हुआ करते थे, है ना, कनिंग हुआ करते थे। चतुर तो नहीं, हम क्या बोलेंगे, कनिंग हुआ करते थे। चलो बेटा, इन्हीं स्थितियों में, अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इसी पर्टिकुलर टाइम में बंगाल फेमाइन आई। कब आई? 77 में आई। ये एक ब्रूटल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन था बेटा, इतने लोग मर गए इस पर्टिकुलर टाइम में, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? ब्रूटल ब्रूटल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल था। प्रेडिक्टेबल इसलिए था कि हमें पता ही था कि भैया खाने पीने की कमी कंटिन्यू चली रही है, फूड क्रॉप्स किसान ग्रो कर ही नहीं रहे हैं, कैश क्रॉप पे ज़्यादा इंक्लिनेशन है, उसके बाद बारिश नहीं हुई, तो ये प्रेडिक्टेबल थी, पर एक अनअवॉइडेबल फेनोमेना था। ये जो फेमाइन थी वाइप्ड 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, एक तिहाई जनसंख्या। एक तिहाई जनसंख्या मतलब 33% लोग मर गए इस पर्टिकुलर टाइम में। 1/3 कितना होता है? 0-100 का 1/3 निकालो, 33.33 आएगा। तो 33.33 जो हमारी पॉपुलेशन है वो निपट गई इस फेमाइन में। 100 में से 33-34 लोग मर गए। हाउएवर इट ब्रॉट अ मेजर सेटबैक टू द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। पर अब अंग्रेजों को थोड़ा सा एक बात ये तो लग रही थी कि यार जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है ना, ये जो प्रिवेलिंग जो हम रेवेन्यू सिस्टम चला रहे हैं ये एक मेजर सेटबैक है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, इन्हें हमें टाइम रहते दूर नहीं किया तो ऐसे ही लोग मरते जाएंगे और हमें काम करने के लिए लेबर नहीं मिलेगी। हमें जो इंडिगो, हमें जो कॉटन चाहिए, हमें जो दूसरी चीज़ें चाहिए, उन्हें ग्रो कौन करेगा? ये आज भी हमारे लिए नहीं सोच रहे। डोंट थिंक कि दे आर कंसर्निंग अबाउट द इंडियन पीस। नो नो नो, दे आर कंसर्निंग अबाउट देयर रॉ मटेरियल की इफ दे आर गोइंग टू डाई इन सच अ वे देन हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस फॉर अस? ओके। चलो, तो ये जो फेमाइन थी वो 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म कर दी, और एक मेजर सेटबैक रही कि भैया ये जो प्रिवेलिंग रेवेन्यू सिस्टम है ये सही नहीं है, इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा एक बात और सुनो,
आज हमारी गवर्नमेंट अगर हमारे ऊपर टैक्स लगाती है तो बेटा हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रोड बना रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो आर्मी के ऊपर खर्चा कर रही है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स बन रहे हैं। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को हमारी गवर्नमेंट रन कर रही है ना। तो अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है तो वो हमें हॉस्पिटल्स दे रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स दे रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ दे रही है ना। साथ ही साथ हमारे लिए रोड बना रही है, डैम्स बना रही है। तो हमें लगता है यार ठीक है टैक्स कलेक्शन हो रहा है पर हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, गरीबों के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है। पर जब कंपनी टैक्स कलेक्शन करने लगी, जब रेवेन्यू कलेक्शन किसके पास आ गया, कंपनी के पास आ गया, तो कंपनी वेलफेयर की तो बात ही नहीं करती थी, वेल बीइंग ऑफ कॉमन पीपल तो सोचती ही नहीं थी। कंपनी अब उस पैसे से अपनी नीड्स पूरी कर रही है। आई बात समझ में? हाँ, सरकार टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट स्कूल चला रही है, रोड्स बना रही है, दुनिया भर के काम हमारे लिए कर रही है। पर कंपनी को भी ऐसे ही करना था ना कि अगर तुम इंडिया से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो इंडियन वेलफेयर के बारे में सोचो। पर ये लोग क्या करते, जितने अमाउंट में ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते है ना, उससे ये अपनी नीड्स को पूरा करते, हमारी कॉमन मास के लिए कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। द ह्यूज सम ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस एरियाज अंडर द कंपनी नेग्लेक्टेड द वेलबींग ऑफ कॉमन मासेस के वेलबींग के लिए तो ये कुछ सोच ही नहीं रहे थे, ये तो अपनी ही मिलिट्री मेंटेन करने लगे। ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से करें, इंडिया से, तो इंडिया का वेलफेयर उन्हें करना चाहिए, पर नहीं, वो अपने ब्रिटिश के लिए मिलिट्री एक्सपेंसेस हमारी ही हम हमारे लोगों से टैक्स कलेक्ट करके वो पूरा करने लगे। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो इनके गवर्नर जनरल्स आते थे उनको पेमेंट ये हमारे इंडिया से ही देने लगे, हमसे ही टैक्स कलेक्ट करके। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरी हमारे टैक्स कलेक्शन से निकालती है। अरे भैया तुम कंपनी हो, तुम ऑफिशियल्स ला रहे हो है ना, तुम तुम्हारी मिलिट्री रख रहे हो तो उसका पेमेंट तुम दो ना, हम क्यों दें, हम इंडियंस के टैक्स से, तो तुम हमारा वेलफेयर करो। पर ऐसा होता ही नहीं था। रेवेन्यू वॉज चूजन टू जनरेट रॉ मटेरियल फॉर द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। अब इसी पैसे से ये हमारा ही गुड्स खरीदेंगे, हमारे पैसे से आधे अधूरे दामों पे हमारे ही गुड्स खरीदेंगे, किसके लिए, अपने इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये तो बहुत गलत हो रहा था, बट ठीक है अब हो रहा था तो हम क्या ही कर सकते हैं, हो होता रहा। मेरी बात सुन, आज अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करे तो किसका काम करिए, हमारे लिए वेलफेयर का काम करिए। पर जो ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्ट कर रहे थे वो किसका वेलफेयर कर रहे थे, इंग्लैंड का। इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए था तो वो रॉ मटेरियल हमारे पैसे से खरीद के ले जाते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डिमांड करती थी लार्ज शेयर ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड बाय द कंपनी एज होम चार्जेस, कि भाई कंपनी जो भी रेवेन्यू तुम्हारे पास कलेक्शन हो रहा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दो। क्यों दो, क्योंकि ये होम चार्जेस की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो बेटा ये अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट भी रेवेन्यू का ये स्टारवेशन, भुखमरी को ख़त्म करने के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, स्टारवेशन को एरेडिकेट, स्टारवेशन भुखमरी को ख़त्म करने के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, सिंगल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट भी नहीं कर रहे हैं। एंड एक्सप्लॉयटेशन फॉर द लाइव्स ऑफ द पीपल, और लोगों को तो एक्सप्लॉयट कर ही रहे हैं, इनकी भुखमरी को दूर करने के लिए भी कुछ एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहे। होम चार्जेस के नाम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे बहुत बड़ा अमाउंट ले रही है, फिर ये रॉ मटेरियल खर्च करके इंग्लैंड में भेज दे रहे हैं, अपने ऑफिशियल्स को पेमेंट कर दे रहे हैं, अपनी मिलिट्री का खर्चा निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो जो ब्रिटिशर्स थे जब वो इंडिया में थे तो उन्हें बहुत बड़े अमाउंट में पैसा चाहिए था। क्यों चाहिए था बेटा, उनका एक एलॉबरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, वहाँ से गवर्नर जनरल्स आते थे, मिलिट्री ऑफिशियल्स आते थे, दूसरे ऑफिशियल्स ये ब्रिटेन से मंगवाते थे तो उनकी सैलरी पे करनी होती थी इन्हें। ठीक है, फिर ये इंडियन गुड्स को बाय करते थे। देखो इस टाइम तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था तो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ को फीड करने के लिए ये रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाते थे, इसके लिए इन्हें पेमेंट करना पड़ता था। फिर जो इंग्लैंड था वो पूरी दुनिया में किसी ना किसी से लड़ता ही रहता था, कभी फ्रांस से लड़ रहा है, कभी पोर्चुगल से लड़ रहा है, या कभी किसी और से लड़ रहा है तो इसके बहुत सारे वॉर एक्सपेंसेस होते थे, वो पैसा भी ये इंडिया से ही लेना चाहता था। तो इनकी एक ही इच्छा थी
मेकिंग मनी फ्रॉम इंडिया एज मच एज दे कैन, इतना पैसा बनाना इंडिया से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम बना पाएँ। देयर फॉर द ब्रिटिश एम्ड एट मेकिंग एज मच मनी एज पॉसिबल फ्रॉम इंडिया। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और इनकी इनकम का मेजर सोर्स क्या ही होता था बेटा, लैंड रेवेन्यू। उस टाइम तक, जिस टाइम को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बेटा एग्रीकल्चर में ही होता था। तो दे वांट टू मेक मनी, दे वांट टू कलेक्ट मनी एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम व्हाट, एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो लैंड रेवेन्यू इनका मेजर सोर्स हुआ करता था। दे टारगेटेड इट फर्स्ट, तो पहला इनका टारगेट था लैंड रेवेन्यू। क्या था बेटा? लैंड रेवेन्यू। अब हम पढ़ेंगे बेटा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अब यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ना। पहली जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो थी इजारदारी सिस्टम। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फिर से ध्यान से मैं बोल रही हूँ, जरा सोच समझ के सुनना अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। 1 मार्क के क्वेश्चन भी यहाँ से आना चालू होंगे। हु हैज इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इजारदारी सिस्टम? तो किसने इंट्रोड्यूस किया? वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स होते थे वो ऑक्शन लगाते थे, किसकी? रेवेन्यू कलेक्शन की। जैसे एक्स, वाई, जेड, इन तीनों को बुलाया। किसने बुलाया? ब्रिटिशर्स ने। और ऑक्शन लगाई कि आप इस पर्टिकुलर विलेज से कितना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स ने बोला मैं 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश आपको दे दूंगा। वाई ने बोला मैं 150 कर दूंगा। तो जेड ने बोला कि मैं 200 कर दूंगा। तो ब्रिटिशर्स बोलते थे वाओ, जेड हमें 200 रुपये कलेक्ट करके देगा इस विलेज से, जहाँ एक्स और वाई कम अमाउंट करके दे रहे थे। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये जेड को इजारदारी दे देते, उस पर्टिकुलर विलेज के रेवेन्यू कलेक्शन का राइट जेड का हो जाता। पर जेड का ये काम होता कि 200 रुपये तो उसे कलेक्ट करके देने ही हैं, नहीं तो उससे ये काम छीन लिया जाता। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। अच्छा, ये लोग इतने पागल थे एक्स वाई जेड, ये बिना सोचे समझे बिड तो लगा देते थे, पर जब ये एक्चुअल में रेवेन्यू कलेक्ट करने जाते, जब इनको पता चलता भैया कि इतना अमाउंट कलेक्ट करना बस की बात नहीं है, तो ठीक है अब लगा दी तो लगा दी, चलो। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने इजारदारी सिस्टम शुरू किया। इस सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट थे इनकी ऑक्शन लगा दी जाती थी। ऑक्शन मतलब बोली लगाना। आप लोगों ने मूवी वगैरह में, टीवी सीरियल्स में देखा होगा ना, ऑक्शन होते, बोली लगाना। ये अभी मैंने किस मूवी में देखा था, बहुत सारी मूवीज में होता है यार, बोली लगाते ना। कोई बोलता 50,000, फिर दूसरा बोलता 50,001, 50,002, तो फिर कोई बोलता था 53,000। इस तरीके से जो सिस्टम चलता है वो। इस सिस्टम का एम था कि जो राइट टू रेवेन्यू है हम उसी व्यक्ति को देंगे जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो सबसे ज़्यादा उस विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बिड लगाएगा, उसको हम दे देंगे। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। हाउएवर बीइंग अनश्योर ऑफ रिटेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, पर बेटा ये जो ज़मींदार होते थे ये कॉन्ट्रैक्ट को रिटेन करने के लिए, कि अगर एक्स वाई जेड में से जेड के पास है तो जेड हमेशा चाहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ही रिटेन करूँ, मेरे ही पास रहे। अब ये बात तो समझ में आ गई कि जेड चाह रहा है कि उसके पास ही रहे। बेटा टैक्स कलेक्ट क्यों करते हैं? गांव के भलाई के लिए, ज़मीनों को इम्प्रूव करने के लिए, कैनाल्स डिग करने के लिए, वेल्स बनाने के लिए, इसीलिए टैक्स कलेक्ट कर रही है ना सरकार या जो राजा है। पर अब ये ज़मींदार, इनको सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिटेन करने से मतलब है, ये लैंड में कोई एक सिंगल इम्प्रूवमेंट करने की इच्छा नहीं है। ये तो बस किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और पूरा पूरा कंपनी को दे दे रहे हैं। और कंपनी तो फिर कुछ भी नहीं चाह रही है कि वो गाँव में जाके भला करे, उसे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कलेक्ट करना है। तो इस सिस्टम की एक बुराई तुम्हें यहीं से समझ में आ जानी चाहिए कि टैक्स कलेक्शन का जो मेजर मोटो होता है इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, जमींदार कोई स्टेप नहीं ले रहा है, जमींदार, कि वो जमीन की क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट लाए। यहाँ पर भी इस सिस्टम में भी जो पीजेंट्स थे वो ड्रिवन अराउंड हार्श मेजर टू मीट देयर रेवेन्यू टारगेट। सिस्टम में भी जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किसान मर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। किसानों से बस एक ही मोटो है कि उनसे टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। Thus these system provided to be nothing but unsuccessful। ये सिस्टम भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ अनसक्सेसफुल सिस्टम के नाम पे एक सिस्टम और ऐड हो गया। इंक्रीज डेप्रिसिएशन बोथ इन क्वालिटी ऑफ द लैंड एंड लाइव्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स। अब ये जो इजारदारी सिस्टम था इसका बैड इम्पैक्ट, बुराई प्रभाव आना था। 2 बुरे प्रभाव थे। पहला तो पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई, और लैंड की जो क्वालिटी थी वो भी
खराब हो गए। ठीक, कोई बात। तो इजारदारी सिस्टम के नेगेटिव इम्पैक्ट, डेप्रिशिएशन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड द लाइफ्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स, किसानों की हालत भी और खराब हो गई। तो ये सिस्टम तो फेल हो गया। चलो, Therefore the company introduced 3 new revenue collection system। इसके बाद कंपनी ने 3 नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि एक साथ में तीनों लेके आ गए, वन बाय वन दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 3 डिफरेंट सिस्टम्स। These systems were permanent settlement system, रैयतवारी system and महलवारी system। कौन कौन से 3 सिस्टम? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. If you want any improvement in the video, then also you can write in comment section. Okay, we'll start part 2 with permanent settlement system.